हेलो दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन के बारे में। ये कहानी बेहद साधारण लेकिन मर्मस्पर्शी है। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला रतिक अपनी जिंदगी से काफी परेशान था। उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, पर उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पा रहा। अकेलेपन और असमंजस से घिरा रतिक अक्सर सोचता, मुझे आखिर अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। एक रात जब वह यूं ही अपने बिस्तर पर पड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक किताब के रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन और इसे शेल्डन हाउ ने लिखा था। पहले पहल उसने सोचा, क्या बेतुका टॉपिक है, पर दिल के किसी कोने ने उसे यकीन दिलाया कि शायद यही किताब उसकी समस्याओं का हल हो सकती है। उसने बिना देर किए किताब को ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। 3 दिन बाद आर्तिक के हाथ में वह किताब थी। उसने सोचा, चलो देख लेता हूं कि आखिर यह किताब क्यों इतनी पॉपुलर है। चाय का कप उठाकर वह बालकनी में बैठ गया। ठंडी हवा के बीच उसने किताब खोली और पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। सेट क्लियर गोल्स। पहले पन्ने ने जैसे उसके मन की गहराइयों को झकझोर दिया। उसमें लिखा था, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य स्थापित करना अनुशासन का आधार है। लक्ष्य हमें दिशा और प्रेरणा देते हैं, जिससे फोकस बनाए रखना और प्रगति को मापना आसान हो जाता है। ये सरल लेकिन प्रभावशाली पंक्तियां रतिक को गहराई से छू गईं। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता रहा, जैसे कि खुद की कंपनी खोलना या डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल करना, लेकिन उसने कभी इन सपनों को विस्तार से प्लान नहीं किया। किताब के अगले पैराग्राफ में लिखा था, अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहां कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इस एक वाक्य ने उसकी सोच पर गहरा असर डाला। उसने पहली बार तय किया कि वह अपने जीवन के लिए स्पष्ट और सुस्पष्ट लक्ष्य बनाएगा। वह कमरे के शांत कोने में बैठा और अपनी नोटबुक निकाली। उसने अपने पहले गोल्स लिखे। 1, अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना। 2, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस्ड कोर्स पूरे करना। 3, हर महीने 5 नई किताबें पढ़ना। इन लक्ष्यों को लिखकर उसने राहत की सांस ली। अगले दिन उसने अपनी दिनचर्या सुधारने की ठानी और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया। लेकिन जब अलार्म बजा तो उसने स्नूज बटन दबा दिया और सोचा, बस 5 मिनट और। ये 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता भी नहीं चला। जब वह जागा तो घड़ी में 7:30 बज रहे थे। वह खुद से निराश हुआ, लेकिन फिर किताब की वह लाइन याद आई, फेल्योर इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। छोटे झटकों से निराश न हो, बस वापस ट्रैक पर लौटें। इस बात ने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी और उसने तय किया कि अगला दिन बेहतर होगा। उस शाम उसने एक बड़ा चार्ट बनाकर दीवार पर लगाया, जिसमें अपने लक्ष्यों को लिखा और उन्हें पूरा करने के लिए छोटे बॉक्स बनाए। हर बार जब वह कोई टास्क खत्म करता तो एक बॉक्स टिक करता। धीरे धीरे उसने सुबह जल्दी उठने की आदत शुरू कर दी और पहली बार पार्क में जॉगिंग के लिए गया। ठंडी हवा और भागते हुए लोगों को देख उसे महसूस हुआ कि जिंदगी को लेकर सीरियस होना बहुत जरूरी है। बाद में उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा, जहां लिखा था, अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे और प्रबंधनीय हिस्सों में बांटें। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने लग सकते हैं, लेकिन छोटे कदम सफलता को सुलभ बनाते हैं। इस सीख को लागू करने के लिए उसने अपना फिटनेस गोल छोटे छोटे टास्क्स में बांटा। पहले हफ्ते 15 मिनट जॉगिंग करना, दूसरे हफ्ते 20 मिनट, और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाना। समय के साथ धीरे धीरे ऋतिक की जिंदगी में बदलाव आने लगा। हर रात सोने से पहले वह अपने दिन का विश्लेषण करता। अगर कोई कार्य अधूरा रह जाता तो उसे अगले दिन की सूची में शामिल कर लेता। उसने किताब के पहले अध्याय से यह समझ लिया था कि लक्ष्यों को केवल लिखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना भी जरूरी है। इस प्रक्रिया ने उसकी जिंदगी में एक नई दिशा दी। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ऋतिक को एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ शुरुआत है। शेल्डन हाउ की किताब का पहला अध्याय मात्र एक झलक थी। बाकी अध्यायों को पढ़ना और उन पर काम करना अभी बाकी था। पिछले कुछ दिनों में ऋतिक ने अपने पहले लक्ष्य पर अच्छा काम किया और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे उचित राह पर लौट रही है। दीवार पर लगे चार्ट पर कई बॉक्स उसने पूरे कर लिए थे और हर सफल टिक उसे नई ऊर्जा से भर देता। उसने मन बनाया कि अब समय आ गया है अगला चैप्टर पढ़ने का।
रात के खाने के बाद वह अपने फ्लैट के एक शांत कोने में बैठ गया। किताब उसके सामने रखी थी। उसने कपड़े के बुकमार्क को हटाया और नया पेज पलटा। दूसरा पार्ट था डेवलप अ रूटीन। जैसे ही उसने इसे पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसकी जिंदगी में किसी चीज का कोई तयशुदा तरीका नहीं था। कभी वह देर रात तक जागता, तो कभी सुबह देर से उठता। वीकेंड्स भी बिना किसी योजना के निकल जाते थे। किताब में लिखा था कि एक सुसंगठित दैनिक रूटीन बनाने से आदतों को मजबूत किया जा सकता है, जो अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। यह योजनाबद्ध कार्यक्रम व्याकुलताएं कम करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है, क्योंकि कार्यों के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किया जाता है। इन शब्दों ने उसे गहराई से प्रभावित किया। ऋतिक को एहसास हुआ कि अगर वह वाकई अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना चाहता है, तो एक कठोर रूटीन अपनाना होगा। उसने खुद से कहा, रूटीन बनाने का मतलब यह नहीं कि जीवन उबाऊ हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि मैं अपने समय का सही उपयोग करना सीखूं। उसने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई और लिखा, सुबह 6 बजे जागना, 6:10 से 7 बजे तक व्यायाम, 7:30 तक नाश्ता, 8 बजे से 12 बजे तक काम, 1 बजे तक दोपहर का भोजन, 1 बजे से 5 बजे तक फिर से काम, शाम को 1 घंटा खुद के लिए, पढ़ाई, नई स्किल्स सीखने या रिफ्लेक्शन के लिए, रात 10 बजे तक सो जाना। रूटीन की योजना बनाना आसान था, लेकिन उसे पूरी तरह अपनाना एक चुनौती थी। ऋतिक जानता था कि यह प्रयास करने लायक होगा। यह महसूस किया कि वह पुरानी आदतों में लौट रहा है, पर उसने खुद को कड़े शब्दों में याद दिलाया कि बदलाव का सफर आसान नहीं होता। उसने अपने लक्ष्य को फिर से याद किया और फोन से ध्यान हटाकर कुछ देर शांति से बैठा। दूसरे दिन उसने अपनी स्क्रीन टाइम सीमा का पालन करने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे बड़े डिस्ट्रक्शन पर नियंत्रण पा लिया है। सेल्फ कंट्रोल लाने के इस प्रयास ने उसके जीवन में नया आयाम जोड़ा। अब वह हर दिन खुद को अधिक केंद्रित और सशक्त महसूस करता। उसने महसूस किया कि जीवन में रूटीन और अनुशासन का सही संयोजन उसकी प्रोडक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। वह किताब के प्रत्येक पाठ को आत्मसात करने में जुट गया और अपनी आदतों को गहराई तक बदलने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। कुछ महीनों बाद उसके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट था। उसका हर दिन एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से शुरू होता और एक संतोषजनक नोट पर खत्म होता। हालांकि वह अब भी अपने सफर में आने वाली मुश्किलें और प्रलोभनों का सामना करता था, लेकिन उसने सीखा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा अनुशासन है। ऋतिक को धीरे धीरे महसूस हुआ कि बदलाव का सफर कभी खत्म नहीं होता, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसने तय किया कि वह हर अध्याय के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा और जो भी सीख मिलेगी उसे अपने जीवन में लागू करेगा। उसके खुद से किए गए वादे और अनुशासनपूर्ण जीवन ने उसे न केवल अधिक प्रोडक्टिव बनाया, बल्कि उसे एक खुशहाल और संतुलित व्यक्ति भी बनाया। ऋतिक ने जिस किताब को पढ़ना शुरू किया था, वह अब उसकी जिंदगी को दिशा देने लगी थी। उसने अनुभव किया कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी इच्छाओं का गला घोंटना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और उन चीजों से दूरी बनाना है जो उसके लक्ष्यों के खिलाफ जाती हैं। कुछ दिनों बाद एक नई चुनौती ने उसे परखा। शनिवार की शाम उसके दोस्त उसे पार्टी में बुला रहे थे। उसे पता था कि पार्टी करने के बाद पूरी रात निकल जाएगी और अगले दिन सुबह उठकर वर्कआउट करना लगभग असंभव हो जाएगा। ऋतिक ने खुद से सवाल किया, क्या मुझे पार्टी के लिए जाना चाहिए या अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए? तभी उसे किताब की एक और लाइन याद आई, हर बार जब आप एक आकर्षण का विरोध करते हैं, तो आप उस इंसान के और करीब पहुंच जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। उसने फैसला किया कि वह पार्टी में नहीं जाएगा। दोस्तों से माफी मांगते हुए उसने उन्हें समझाया कि फिलहाल वह अपने जीवन को सुधारने पर काम कर रहा है। ये उसे आसान नहीं लगा और मन में कहीं उसे यह डर भी था कि दोस्त उसे बोरिंग न समझे। लेकिन अगले दिन जब वह समय पर उठा और अपनी दिनचर्या का पालन किया, तो उसकी इस छोटी सी जीत ने उसे गर्व से भर दिया। एक शाम उसने किताब के पन्नों में एक और वाक्य पढ़ा, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। इस वाक्य ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने समझा कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बड़ी चुनौतियों में नहीं,
बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने ठान लिया कि वह इसे जीवन के हर पहलू में अपनाएगा। उदाहरण के लिए, ऑफिस में लंच के बाद मीठा खाने की आदत को उसने छोड़ने का संकल्प लिया। पहली बार जब उसने अपने पसंदीदा गुलाब जामुन को ठुकराया और कहा, नहीं, ये मेरे फिटनेस गोल्स के खिलाफ है, तभी उसे एहसास हुआ कि सेल्फ कंट्रोल कितना कठिन लेकिन आवश्यक है। किताब में एक और सलाह पढ़ते हुए वह मुस्कुराया। बड़ा लक्ष्य याद रखना ही इस कला की कुंजी है। उसने इसे अपने दिमाग में फिट कर लिया और अपने बड़े सपनों की याद दिलाने वाले प्रतीकों को अपने आसपास जमा कर लिया। एक नोटबुक, दीवार पर लगा चार्ट और उसकी खुद की जर्नी, इन सब ने मिलकर उसे प्रेरणा दी। धीरे धीरे उसकी इच्छाओं पर काबू पाने की क्षमता बढ़ने लगी। अब जब भी कोई नया भटकाव सामने आता तो वह खुद से एक ही सवाल करता, क्या यह चीज मुझे मेरे बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है या दूर कर रही है? कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसे समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए देर रात तक काम करना था। पहले ऐसी स्थिति में रतिक बहाने ढूंढता या काम टालता, लेकिन इस बार उसने अलग तरीके से सोचा। उसने अपने समय को मैनेज करना सीखा ताकि प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ साथ उसकी बाकी अच्छी आदतें भी बनी रहें। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि सेल्फ कंट्रोल न केवल भटकाव से बचने के लिए है, बल्कि उन मुश्किल परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए भी आवश्यक है। इस किताब ने उसकी जिंदगी में जैसे एक नई खिड़की खोल दी। उसने महसूस किया कि जो लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, वही बड़ी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। ऋतिक ने ठान लिया कि यह तो बस शुरुआत है, आगे की यात्रा अभी बाकी है। उसने उत्सुकता से किताब को धीरे से बंद किया और अगला अध्याय पढ़ने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसकी जिंदगी अब बदलने लगी थी। रूटीन और सेल्फ कंट्रोल के सबक उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे और उसके निर्णय अब उसकी इच्छाओं से नहीं बल्कि उसके बड़े सपनों से प्रेरित थे। आर्तिक ने अपने जीवन में हर दिन एक नई ऊर्जा और प्रेरणा महसूस की, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कुछ कमी का एहसास होता था। कई बार जब वह अपने काम में जुटा होता, उसका ध्यान भटकने लगता। वह एक काम में व्यस्त रहता और अचानक पुराने पलों की यादें या भविष्य की चिंताएं उसके दिमाग में आने लगती। कभी कभी उसे डर होता कि अगर उसकी योजनाएं विफल रहीं तो क्या होगा। तो कभी ऐसा लगता कि वह अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर समय बर्बाद कर रहा है। एक शाम जब वह अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा था, उसने खुद से कहा, मैंने अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर काफी काम किया है, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा भटक क्यों जाता है। उसे यह एहसास हुआ कि शायद यह उसके जीवन का अगला सबक सीखने का सही समय है। उसने अपनी किताब उठाई और चौथे अध्याय पर पहुंचा, जिसका नाम था प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। किताब में लिखा था कि माइंडफुलनेस फोकस बनाए रखने और बेचैनी कम करने में मदद करती है। वर्तमान क्षण में रहने से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता और उत्पादकता में सुधार होता है। यह पढ़ते ही ऋतिक को महसूस हुआ कि यह उसकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। उसने सोचा, मैं अक्सर अतीत के पलों में खोया रहता हूँ या भविष्य की चिंता करता हूँ, लेकिन शायद मैं वर्तमान को पूरी तरह जीने में विफल हो रहा हूँ। फिर एक और लाइन ने उसका ध्यान खींचा, मस्तिष्क एक बंदर की तरह है जो हमेशा एक विचार से दूसरे विचार तक कूदता रहता है। माइंडफुलनेस इस बंदर को शांत करके उसे वर्तमान क्षण में लाने में मदद करता है। ऋतिक ने तुरंत इस सबक को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। अगली सुबह जब उसने अपना वर्कआउट खत्म किया तो उसने माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू की। उसने इंटरनेट के माध्यम से सीखा कि इसे कैसे किया जाता है और अपनी बालकनी में एक शांत जगह तलाश कर आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने लगा। शुरुआती मिनटों में उसका दिमाग हर दिशा में दौड़ने लगा, कभी ऑफिस के काम की चिंता तो कभी पुराने झगड़े की यादें। लेकिन उसने खुद से कहा, जो भी विचार आए उन्हें आने दो, लेकिन मैं अपनी सांसों पर फोकस करूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार धीमे हो रहे हैं और उसका मन शांत हो रहा है। इस प्रैक्टिस ने उसे पहली बार उस शक्ति का अनुभव कराया कि वह अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। किताब ने उसे यह समझाया था कि माइंडफुलनेस विचारों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें बिना किसी निर्णय के देखने और सौम्यता से अपने ध्यान को वापस वर्तमान क्षण में लाने के लिए है। ऋतिक ने इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लिया।
अब वह हर सुबह और रात सोने से पहले 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता था। इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर दिखने लगा। अब उसने अपने काम पर बेहतर ढंग से फोकस करना शुरू कर दिया था। ऑफिस में काम करते समय अगर उसका ध्यान भटकता तो वह कुछ पल गहरी सांसें लेकर वापस काम पर ध्यान केंद्रित कर लेता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें कठिन चुनौतियां थीं और डेडलाइन सख्त थी। टीम लीड ने सभी को बताया कि यह कठिन होगा, जिससे उसकी टीम के सदस्य परेशान हो गए। लेकिन ऋतिक शांत रहा। उसने अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का सहारा लिया। जब बाकी लोग घबराहट में बातें कर रहे थे, ऋतिक ने चुपचाप अपने हिस्से का काम शुरू करने के लिए एक योजना बनाई। आर्थिक ने अपने लक्ष्यों को छोटे टुकड़ों में बांटकर रोजाना के लिए कार्य निर्धारित किया था। उसकी शांत और व्यवस्थित सोच को देखकर टीम लीड ने सराहना की। वह अक्सर किताब की एक प्रेरणादायक पंक्ति याद करता जो कहती थी कि माइंडफुलनेस न केवल तनाव के बीच आपको शांत रखने में मदद करती है, बल्कि आपके विचारों को स्पष्ट करती है और बेहतर निर्णय लेने में सहायक होती है। माइंडफुलनेस का असर उसकी निजी जिंदगी पर भी पड़ा। पहले जब वह दोस्तों के साथ होता तो उसका ध्यान कहीं और रहता था, लेकिन अब वह हर बातचीत में पूरी तरह उपस्थित रहने लगा। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपने करीबियों को अपना पूरा ध्यान देते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया। उस समय उसने खुद से वादा किया कि वह उनकी हर बात ध्यान से सुनेगा। जहां पहले वह केवल संक्षिप्त उत्तर देकर बातचीत खत्म करता था, अब वह उनकी बातें समझने और उनकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता। माइंडफुलनेस ने उसके तनाव और चिंता को भी नियंत्रित किया। पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब जब भी उसे चिंतित महसूस होता, वह गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाता कि वर्तमान क्षण ही वास्तविक है और बाकी केवल उसके मन का खेल। एक बार उसने किताब की एक अन्य पंक्ति, प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर लाइफ ट्रूली एग्जिस्ट्स, को अपने कार्य क्षेत्र की दीवार पर लिखकर लगा दिया। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। महसूस किया कि इस आदत ने उसकी सोच, काम और रिश्तों में गहराई ला दी। अब ऋतिक हर दिन को खुली आंखों और खुले दिल से जीने लगा। उसे समझ आ गया कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान करने तक सीमित नहीं है। ये हर उस पल में मौजूद हो सकती है जब आप खाना खा रहे हो, काम कर रहे हो या किसी के साथ बातचीत कर रहे हो। एक शाम जब वो बालकनी में बैठा, उसने ढलते सूरज और नारंगी रंग के बादलों को देखा। वह इस छोटे से पल की खूबसूरती को पूरी तरह महसूस कर रहा था। पहले वह इन सरल चीजों को नजरअंदाज करता था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि ऐसे ही पल जीवन को सुंदर बनाते हैं। किताब के इस सबक ने उसकी सोच बदल दी थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर पल को ध्यान से जीना सीखूं तो शायद जीवन की हर चुनौती हल हो जाएगी। इसी प्रेरणा के साथ उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ने के लिए बंद कर दिया। ऋतिक की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। माइंडफुलनेस, आत्मनियंत्रण और नियमितता की मदद से वह पहले से अधिक उत्पादक और शांत महसूस कर रहा था। हालांकि जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता। एक बार जब उसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिली तो उसने पूरी योजना बना ली। हर छोटी बड़ी बारीकी पर ध्यान दिया, टीम में चर्चा की और समय पर काम खत्म करने का आश्वासन लिया। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन समीप आई, चीजें बिगड़ने लगीं। टीम के कुछ सदस्य अपनी तय समय सीमा पार करने लगे और ऋतिक का खुद का काम भी पीछे छूटने लगा। उसने जितनी मेहनत की थी उससे कहीं ज्यादा दबाव महसूस किया। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाकर नाराजगी जताई। ऋतिक को खुद पर बेहद गुस्सा आया और उसने सोचा कि इतनी मेहनत के बावजूद वह असफल क्यों रहा। उसे लगा कि शायद वह इस काम के लिए बना ही नहीं है। उस शाम वह बालकनी में बैठा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई हों। लेकिन उसने फिर से किताब उठाई और अगला अध्याय पढ़ना शुरू किया। 5वें सबक का नाम था लर्न फ्रॉम फेलियर्स। पहली ही लाइन ने उसके विचारों को झकझोर दिया। फेलियर अंत नहीं है, यह सफलता की दिशा में एक सीढ़ी है। इस सबक ने उसे याद दिलाया कि सेटबैक्स केवल अवसर होते हैं सीखने और सुधारने के लिए। आतिक गहरे विचारों में खोया हुआ था। किताब ने उसे जीवन की असफलताओं को नए दृष्टिकोण से देखना सिखाया था। उसमें लिखा था कि हर असफलता एक सबक लेकर आती है,
मगर ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस सबक को ढूंढें और उसका उपयोग अपने विकास के लिए करें। किताब को एक पल के लिए बंद करते हुए ऋतिक सोचने लगा, क्या वह अपनी असफलताओं से कुछ सीख सकता है? क्या वाकई इन्हीं को आत्म सुधार का एक अवसर मानना चाहिए? आने वाले दिनों में उसने अपने पिछले प्रोजेक्ट का गहराई से विश्लेषण किया। उसने ध्यान दिया कि कहां कहां कमी रह गई थी। उसने देखा कि छोटी छोटी गलतियों, जैसे टीम के साथ नियमित रूप से संवाद बनाए रखना भूल जाना या काम को सही तरीके से वितरित करने की बजाय खुद ही सब कुछ संभालने की कोशिश करना, प्रोजेक्ट की विफलता का कारण बनी थी। किताब ने सलाह दी थी कि असफलताएं अक्सर उन विवरणों को नजरअंदाज करने के कारण होती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर छोड़ देते हैं। अपनी गलतियों पर चिंतन करें, खुद को दोष देने के लिए नहीं बल्कि सुधार करने के लिए। यह पंक्ति ऋतिक को बार बार याद आ रही थी। ऋतिक ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और खुद से वादा किया कि वह अगली बार बेहतर तरीके से तैयारी करेगा। मगर उसने साथ ही यह भी समझा कि किसी प्रोजेक्ट में असफल होना उसकी पूरी योग्यता पर सवाल नहीं उठाता। अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान को फिर से जागृत करने के लिए उसने किताब की एक और प्रेरक पंक्ति दोहराई, असफलता अंत नहीं बल्कि एक दिशा बदलने वाला संकेत है। यह अपनी रणनीतियों को सुधारने और पहले से अधिक मजबूत होकर वापस आने का मौका है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला। इस बार ऋतिक ने पुरानी गलतियों से सीखे गए पाठों को लागू करना शुरू कर दिया। उसने टीम के साथ बेहतर संवाद बनाए रखा और हर समस्या का समाधान शुरुआत में ही करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें चुनौती मानकर स्वीकार करना ज्यादा बेहतर है। उसने यह भी समझा कि हर असफलता में कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। इसी बीच ऋतिक के जीवन में एक और अनुभव आया जिसने इस सीख को और गहराई दी। वह पिछले कुछ हफ्तों से सुबह जल्दी उठने की आदत पर काम कर रहा था, मगर एक दिन देर रात तक जागने के कारण वह सुबह समय पर उठ नहीं सका। पहले होता तो वह खुद को दोष देकर निराश हो जाता, मगर अब उसने किताब की सलाह अपनाई। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक दिन की बात है, मैं कल फिर अपनी दिनचर्या पर लौट सकता हूँ। किताब ने सिखाया था कि अनुशासन पूर्णता का नाम नहीं है बल्कि झटकों के बाद भी दोबारा खड़े होने का नाम है। अगले दिन उसने अलार्म बजते ही उठने की पूरी कोशिश की और अपनी दिनचर्या को फिर से पकड़ लिया। ऋतिक ने इस अनुभव से नए दृष्टिकोण विकसित किए। उसने अपने चार्ट पर एक नया सेक्शन जोड़ा, सीखी गई बातें। अब जब भी वह किसी चीज में असफल होता, वह वहां लिखता कि उसने उस अनुभव से क्या सीखा। कुछ हफ्ते बीतने पर उसके मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, ऋतिक, तुम्हारे काम में जबरदस्त सुधार हुआ है। वह प्रोजेक्ट जिसमें तुम असफल हुए थे, उसी वजह से तुमने बहुत कुछ सीखा है और यह बदलाव तुम्हारे हर काम में झलक रहा है। ऋतिक मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि असफलता उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे ऊपर उठाने के लिए आई थी। ऋतिक ने महसूस किया कि उसकी सोच और आदतों में बदलाव के कारण वह एक नई ऊर्जा के साथ इस चुनौती का सामना कर सकता है। किताब की शिक्षाओं ने उसे यह समझने में मदद की थी कि असफलता केवल सीखने का एक पड़ाव होती है, न कि अंत। इस बार उसने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ काम शुरू किया। उसने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन अपना समय अनुशासन के साथ इन टुकड़ों पर लगाया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कई बार थकावट से उसका मनोबल गिरा, लेकिन उसने हर बार खुद को प्रेरित किया कि हर छोटा कदम सही दिशा में उठाया गया प्रयास है। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। प्रोजेक्ट में आने वाली अड़चनों को उसने सुलझाया और हर चुनौती का हल खोजा। ये वही ऋतिक था जो कभी असफलता से डरता था, लेकिन अब वह इसे बढ़ने का जरिया मानता था। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उसकी टीम और मैनेजर ने उसकी मेहनत की तारीफ की। यह सफलता केवल उसका प्रोजेक्ट ही नहीं थी, ये उसकी जिंदगी के उस अध्याय की भी सफलता थी जो निरंतरता और धैर्य की शक्ति को समझाने वाला था। ऋतिक ने महसूस किया कि जैसे जैसे उसने किताब के सबक अपनाए, वैसे वैसे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। हर दिन छोटे छोटे प्रयासों ने उसे मजबूत बनाया और उसकी सोच को नई दिशा दी। उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा असफलताओं को सीखने के मौके की तरह देखेगा और हर दिन आगे बढ़ते रहने का प्रयास करेगा। इस अनुभव ने उसे सिखाया
कि सफलता एक लंबे सफर का परिणाम है जिसमें निरंतरता और धैर्य मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऋतिक अब अपनी जिंदगी को उस किताब के सबक से जोड़कर देखता था जिसने उसकी सोच, आदतों और आत्मविश्वास को पूरी तरह बदल दिया था। मैं अपने प्लान को सिर्फ बनाने तक सीमित नहीं रखूंगा, बल्कि उसे पूरी निरंतरता के साथ लागू भी करूंगा। ऋतिक ने अपने काम की शुरुआत इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर की। उसने अपनी टीम के साथ नियमित बैठकें आयोजित की और हर सदस्य के काम का फीडबैक लिया। खुद के लिए उसने एक सख्त टाइम टेबल तैयार किया जिसमें हर टास्क को तय समय पर पूरा करना अनिवार्य था। जब भी उसका ध्यान भटकने लगता या उसे थकान महसूस होती, वह गहरी सांस लेकर खुद से कहता, बस एक और कदम, एक और कोशिश। धीरे धीरे वह अपने काम को न केवल समय पर बल्कि बिना किसी बड़ी गलती के पूरा करने लगा। उसकी टीम के सदस्य भी उसकी कंसिस्टेंसी से प्रेरित हुए। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया और उसके मैनेजर ने उसकी मेहनत और नेतृत्व की जमकर सराहना की। इस सफलता ने ऋतिक को महसूस कराया कि कंसिस्टेंसी का प्रभाव केवल काम तक सीमित नहीं होता, यह जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। उसने इसी रवैये को अपनी फिटनेस पर भी लागू किया। पहले जहां कुछ दिनों तक एक्सरसाइज करता था और बाद में इसे छोड़ देता था, अब उसने हर दिन 30 मिनट अपनी सेहत को समर्पित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका शरीर और मन पहले से अधिक मजबूत और ऊर्जावान महसूस करने लगे। आतिक को समझ आया कि कंसिस्टेंसी का असर केवल बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी आदतों पर भी पड़ता है। उसने तय किया कि हर रात सोने से पहले वह किताब का एक पन्ना जरूर पढ़ेगा, चाहे वक्त कितना भी कम क्यों ना हो। एक दिन जब वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया, तो उन्होंने उसे बताया कि वह बहुत बदल चुका है। उन्होंने कहा, पहले तुझे हर छोटी चीज की चिंता होती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुझे सब कुछ संभालना आता है। इस पर ऋतिक मुस्कुराता हुआ बोला, यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। मैंने बस हर दिन छोटा सा कदम उठाया और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी। ऋतिक ने दोस्तों को किताब से मिले जीवन के महत्वपूर्ण पाठ समझाए और कहा, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर दिन खुद से वादा निभाओ। ये जरूरी नहीं कि तुम हर दिन परफेक्ट हो, लेकिन जरूरी यह है कि तुम हर दिन कोशिश करो। उसी रात जब वह घर लौटा, उसने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, डिसिप्लिन कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। इसे जारी रखो और तुम्हारा हर प्रयास सफलता की आदत बन जाएगा, न कि एक गंतव्य। किताब बंद करते हुए ऋतिक ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसने यह भी समझा कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन नई चुनौतियां होंगी, नए सबक मिलेंगे और खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका मिलेगा। उसने किताब अपनी मेज पर रख दी और खिड़की के बाहर चांद की रोशनी को देखा, जो हल्के से उसके कमरे को रोशन कर रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से वादा किया कि वह इस सफर को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो चला था कि असली खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को पूरी ईमानदारी और मेहनत से जीने में है। इस तरह ऋतिक की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की किताब की समरी। आपको कैसी लगी? अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद इसे अंत तक सुनने के लिए।